नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। कोरोना के साथ हिंदुस्तान की जंग जारी है। एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं लॉकडाउन 4 को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। आपको दिखाएंगे आखिर लॉकडाउन पर दिल्ली की जनता की क्या राय है और मजदूर कैसे हो रहे हैं हादसों के शिकार। अगले आधे घंटे बिना ब्रेक के कोरोना से जुड़ी कई बड़ी और अहम खबरें आपके सामने होंगी। साथ ही आपको आज यह भी पता लगेगा कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की दूसरी किस्त में आज किस क्षेत्र पर क्या क्या खर्च करने का ऐलान किया। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में बदले मौसम के मिजाज के साथ। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ओले गिर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के 4 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। दोपहर तक तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच में था, लेकिन दोपहर बीतते बीतते मौसम ने अचानक करवट ले ली और उसके बाद तेज आंधी और बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी खबरें हैं। तो लॉकडाउन है, वरना इस तस्वीर के बाद देश की राजधानी दिल्ली में अमूमन जाम की भी तस्वीरें रहती हैं, लेकिन इस समय लॉकडाउन की वजह से सड़कें खाली हैं। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये निगमबोध घाट दिल्ली की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले देख सकते हैं आप दोपहर के बाद कैसे मौसम ने मिजाज बदला, तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे। इस वक्त मैं दिल्ली के मौजूद इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ज़बरदस्त बारिश। सबसे पहले तेज़ आंधी आई, उसके बाद झमाझम बारिश हुई और अब ओले जो है वो गिर रहे हैं। और आप ये देखिए तस्वीरों में यहाँ पर ओले जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से लोगों जो है एक तरह से कहा जाए पारा जो है काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अब थोड़ी सी राहत की बात है क्योंकि ओले जो है वो अब यहाँ पर गिरते हुए दिख रहे हैं। मौसम एकदम चेंज हो गया है दिल्ली एनसीआर का और ये कहा जा सकता है कि बेमौसम ये ओले जो है वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये मौसम अब आज तो इसी तरह का बना रहेगा। अभी बहुत तेज़ बारिश आई है, काफ़ी तेज़ गति से हवा भी चली है और उसके बाद बारिश आई और अब ये ओले गिरते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चिरागो टू दिल्ली आज तक। और मौसमी फुहारों के बाद अब बात करते हैं राहत की फुहारों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया। कैसे इस राहत पैकेज में किस किस तबके के लिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, आज उसका दूसरा हिस्सा देश के सामने आया। हम आपको दिखाते हैं कि आज के इस ऐलान में कौन कौन सी बड़ी बातें आई हैं। कल एमएसएमई सेक्टर के लिए ऐलान हुए थे, बिजली कंपनियों के लिए ऐलान हुए थे, लेकिन आज किसानों, प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान सरकार ने किए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड की सरकार ने तैयारी कर दी है। जी हां, इस योजना के तहत पूरे देश में एक ही राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा। शहरों में प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम्स की व्यवस्था की जाएगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का ऐलान किया है। स्पेशल पैकेज के जो एलोकेशंस हैं उसकी विस्तृत जानकारी देते हुए आज दूसरे दिन में ये बातें वित्त मंत्री ने बताई हैं। शेल्टर होम में 3 समय का खाना फ्री मिलेगा, यह बात भी सरकार की तरफ से आज कही गई है। 8 करोड़ मजदूरों को फ्री राशन की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने आज इस बात का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जो एक और बड़ी बात सरकार ने कही है वो ये कि पूरे देश में अगस्त से एक ही राशन कार्ड लागू होगा, यानी कि किसी भी राज्य में रहने वाला राशन कार्डधारी देश के अगर किसी और राज्य में भी चला जाता है रहने के लिए तो वहां उसी राशन कार्ड पर वो राशन पा सकेगा। शहर में सस्ते किराए के मकान प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपए करने का भी सरकार ने आज फैसला कर लिया है इस नए राहत पैकेज के तहत। और इसके साथ साथ किसानों के लिए क्या ऐलान किए गए वो ये कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है। कर्ज पर जो ब्याज में छूट है वो 31 मई तक के लिए सरकार ने बढ़ा दी है। छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है इस राहत पैकेज के दौरान।
तो आज की दूसरी किस्त में जो जो बड़ी बातें आई हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन अभी इसके कुछ हिस्से और सामने आना बाकी हैं। जैसा कि वित्त मंत्री ने पहले ही दिन संकेत दे दिए थे कि कम से कम 4 से 5 दिन तक ये सारी चीजें सरकार देश के सामने रखेगी। तो मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों का खास ख्याल आज रखा गया है। किसानों के लिए राहत और रियायतों का भी ऐलान आज किया गया है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का जो महामंत्र दिया था, उसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहत की दूसरी किस्त लेकर आई हैं। इस किस्त में सबसे बड़ी राहत मजदूरों को मिली, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। उनकी मुश्किलों को आसान करने के लिए वित्त मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजना का ऐलान किया। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। मार्च 2021 तक टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा इंतजाम होगा कि मजदूर देश के चाहे किसी भी हिस्से में हो, वो राशन की दुकान से सस्ता अनाज ले सकेंगे। फिलहाल अगले 2 महीने तक सरकार प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देगी। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा मिलेगा। वहीं प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार सस्ते मकान वाली योजना लाएगी। कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। इसके साथ ही सरकार ने छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मदद का ऐलान किया। छोटे कारोबारियों को 10,000 का स्पेशल लोन मिलेगा। वहीं 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए खास कर्ज का प्रावधान किया गया है। विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। मजदूरों के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। किसानों को 2 लाख करोड़ तक का सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इससे 2.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो। तो तमाम जतन के बाद भी देश में कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है। देश के अलग अलग शहरों में हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 4, नोएडा में 2 ताजा केस की एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों का आंकड़ा 168 तक पहुंच गया। एक नजर अभी तक के कोरोना मीटर पर डालते हैं। देश में कोरोना के 26,235 मरीज अब तक ठीक होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन दिल्ली के लिए चिंता की बात यह कि 168 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे के भीतर 447 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की संख्या अब बढ़कर 78,003 हो चुकी है, जिनमें से 2,549 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना से लड़ाई दिल्ली की भी जारी है और देश की भी। पुलिस वालों के अलावा जेल के कैदियों तक संक्रमण बढ़ रहा है। लाजपत नगर के बाद बादली थाने के एसएचओ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कुछ खास कदम उठाए हैं। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण जहां दिल्ली पुलिस पर कहर बनकर टूटा, वहीं इसकी जद में अब जेल के कैदी भी आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस में जहां संक्रमितों का आंकड़ा 157 तक पहुंच गया है, वहीं रोहिणी जेल का एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसे इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन से पहले उसका कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया।
दिल्ली के रोहिणी जेल में बंद रॉबरी केस का एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद रोहिणी जेल में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये कैदी दीनदयाल अस्पताल में 10 मई को एडमिट कराया गया था। 13 मई को अस्पताल में जब उसका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस रोहिणी जेल के 20 कैदी को क्वारंटीन किया गया है, अलग अलग वार्ड में रख दिया गया है, जबकि रोहिणी जेल के जो 4 स्टाफ हैं उनको भी क्वारंटीन में किया गया है। वहीं पुलिस वालों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बादली थाने के एसएचओ भी संक्रमित पाए गए हैं। उनके परिवार और थाने के 9 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पुलिस वालों में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 6 खास तौर पर बनी एम्बुलेंस चलाई है। ये केवल पुलिस कर्मियों के लिए है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ड्राइवर और संक्रमित पुलिसकर्मी का कोई संपर्क न हो। ये बिल्कुल सेपरेट रखती है पेशेंट को पुलिस पर्सन से जो पॉजिटिव नहीं है जी। जो पेशेंट होता है उसको लेकर हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट कराते हैं। उसके बाद सारी गाड़ी सैनिटाइज होती है। अच्छा। प्रॉपर सफाई होती है गाड़ी की। उसके बाद अपने पॉइंट पे आते हैं। और अच्छा। अदर कॉल मिलती है, फिर वही प्रोसीजर होता है। तमाम तरह के केमिकल्स दिए हुए हैं जो एंटी कोरोना है। इस बीच दिल्ली में कोरोना मीटर बढ़ता जा रहा है। कुल मामले 8,470 तक पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 472 नए केस सामने आए हैं। अब तक कुल 115 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 9 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। लेकिन अच्छी बात है कि 3045 लोग ठीक भी हुए हैं, जिनमें से 187 लोगों को पिछले 24 घंटे में अस्पताल से छुट्टी दी गई है। दिल्ली में कल कुल 9 डेथ जुड़ी हैं, जिसको मिलाकर अभी तक कुल 115 डेथ हो चुकी हैं। और मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमने 3 दिन पहले आदेश दिए थे सभी अस्पतालों को, ये सब अपनी डेथ समरी जितने भी डेथ केस है सबकी भेजें। इस बीच दिल्ली की गाजीपुर मंडी को सैनिटाइजेशन के लिए 2 दिनों तक बंद रखा जाएगा। यहाँ 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं एक अच्छी खबर है कि 24 घंटे में दिल्ली का एक हॉटस्पॉट कम हो गया है। इस दौरान कोई नया कंटेनमेंट जोन भी नहीं बना है, यानी कोरोना पर काबू पाने की लड़ाई सही दिशा में जाती दिख रही है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लॉकडाउन 4 में मिलने वाली छूट को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे, जिसमें करीब 5 लाख लोगों ने अपनी राय दी। इसे ध्यान में रखते हुए आगे की योजना को लेकर माथापच्ची चल रही है। एक और कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले और दूसरी ओर दिल्ली के सामने खड़ा आर्थिक संकट, जिसके बीच का रास्ता निकालने को लेकर दिल्ली सरकार की माथापच्ची चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में छूट को लेकर जनता से राय मांगी थी, जिसके आधार पर दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4 को लेकर कई अहम फैसले कर सकती है। सुझाव के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं सुविधा को लेकर भी जनता ने अपना मत दिया है। योग और वॉक के लिए पार्क खोलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा शर्तों के साथ ऑटो, टैक्सी और मेट्रो सेवा शुरू की जाए। बाजार को ऑड इवन के फॉर्मूले पर खोलने का सुझाव भी दिया गया है। वहीं रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी सुविधा देने की बात कही गई है। हेयर कटिंग शॉप, स्पा, सलून, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल बंद, स्कूल कॉलेज बंद रखने का सुझाव आया है। वहीं कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद की वकालत की है। अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो रेड जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफी कठिन समय है। दिल्ली की जनता ने करीब 5 लाख से ज्यादा सुझाव दिए, जिसके बाद केजरीवाल सरकार के आला मंत्री और एलजी 17 मई के आगे के प्लान को लेकर माथापच्ची कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुझाव के लिए 15 मई तक का वक्त दिया है। आज दिल्ली की जनता क्या चाहती है वो सर्वविदित है। एक बार आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, एक बार लोगों की बयान कहीं देख लीजिए।
तो समझ में आता है कि दिल्ली की जनता भी अपना बचाव चाहती है। रेल यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीटीसी बस चलाने का फैसला किया है। ये बसें एसी ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे यात्रियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचाने का काम कर रही हैं। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है, वहीं यात्रियों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। स्पेशल ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए डीटीसी ने सेवा शुरू की है आज से, और जो भी यात्री आएंगे उनको उनके जगह पर पहुंचाया जाएगा। देख सकते हैं कि ये बस, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। वैसे 40 से ज्यादा यात्री बस में बैठते हैं, लेकिन इस बस में 20 लोग के करीब बिठाया जाएगा। बहरहाल दिल्ली में कोरोना के केस में कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे में लॉकडाउन में ढील किसी चुनौती से कम नहीं है। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान में भी लॉकडाउन से राहत दी गई है। कई दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। इनमें रेस्टोरेंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें भी शामिल हैं। हालांकि राज्य में अचानक कोरोना के मामलों में उछाल आया है। सरकार के मुताबिक बाहर से आ रहे लोगों की वजह से वायरस तेजी से फैला। तमाम सख्ती और एहतियात के बाद भी राजस्थान में कोरोना वायरस ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान में कल एक ही दिन में कोरोना के 202 नए केस सामने आए, जो अब तक किसी भी एक दिन के हिसाब से सबसे ज्यादा हैं। राजस्थान सरकार से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 202 नए मरीजों को मिलाकर राजस्थान में कोरोना के अब तक 4,328 मामले हो गए हैं। कल सबसे ज्यादा 61 केस जयपुर से आए। ये जो प्रवासी राजस्थानी और माइग्रेंट लेबर्स और जो लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग अटक गए थे, ये पहले से ही एस्टिमेटेड था कि जब वो आएंगे तो चाहे उनकी हम स्क्रीनिंग भी कर लें, ये संभावना पहले से ही थी कि ये पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे। इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने जिंदगी पटरी पर लाने के लिए कुछ अहम आदेश भी जारी किए हैं। प्रदेश में अब रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने का इंतजाम नहीं होगा। लोग खाना पैक कराकर घर ले जा सकेंगे या फिर होम डिलीवरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर बने ढाबे खुलेंगे, हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी, निर्माण सामग्री की दुकानें भी खुल जाएंगी। वाहनों के शोरूम, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को खोलने के आदेश भी जारी हुए हैं। आदेश जारी होने के साथ ही कई दुकानें खुल गईं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके और हॉट स्पॉट के बाहर करीब सभी चीजों की दुकानें खोल दी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो होटल है वो मांग कर रहे थे कि उन्हें खोला जाए, उन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। भोजनालय, रेस्टोरेंट, नमकीन की दुकान, मिठाई की दुकान देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुल गया है कल रात के ऑर्डर के बाद। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम है, इलेक्ट्रिक के शोरूम है, ऑटोमोबाइल के शोरूम है, इनको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने हिदायत दी है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें सामान नहीं बेचा जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से जुड़े पिछले आदेशों का पालन सख्ती से करना होगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। मजदूरों को लेकर सरकार तमाम ऐलान कर रही है, लेकिन मजदूरों की घर वापसी अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। स्पेशल ट्रेन, बस सेवाएं शुरू हुई, लेकिन मजदूरों की संख्या को देखते हुए ये इंतजाम नाकाफी लग रहे हैं। ऐसे में पैदल घर जा रहे मजदूरों के हादसों का शिकार होने का सिलसिला जारी है। जिस घर पहुंचने की उम्मीद ने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने का हौसला दिया, अपनों से मिलने की उस चाह ने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। नसीब में मिली मौत और अपनों के आंसू। गोपालगंज के इस गांव में चीखें खामोश होने का नाम नहीं ले रही। कहने को तो वो मजदूर थे, मजबूर थे, लेकिन किसी के भाई थे, किसी के पिता तो किसी के पति।
रोजी रोटी की तलाश गोपालगंज से हरियाणा के यमुनानगर लेकर गई। लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हुई तो घर वापसी ही आखिरी उम्मीद बची, लेकिन मुजफ्फरनगर के पास एक रोडवेज बस ने घर की ओर बढ़ रहे 10 मजदूरों को कुचल दिया। 6 की मौत हो गई तो 4 जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। किसी को कर्ज चुकाना था तो किसी को परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना था। बनिहारी के खात लो कहाँ के कौन घर करी लो जो लो खाई लो कर्जा भी सधावे का खियाई लो का पियाई लो, अब तो देश से चल गई लो। जगह बदल जाती है लेकिन मजदूरों की किस्मत और कहानी में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता। महाराष्ट्र में यूपी के मजदूरों ने घर पहुंचने के लिए जैसे तैसे एक कंटेनर का इंतजाम किया तो वो भी मध्य प्रदेश के गुना आते आते हादसे का शिकार हो गया। 8 मजदूरों की मौत हो गई, करीब 55 मजदूर घायल हो गए। कंटेनर की हालत देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूं तो देश के हाईवे बड़ी बड़ी गाड़ियों के सरपट दौड़ने के लिए बनाए गए थे, लेकिन मजदूरों की चहलकदमी ने उनकी हालत फुटपाथ जैसी कर दी है। पंजाब से 4 बसों में भरकर प्रवासी मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया, लेकिन ड्राइवर उन्हें गाजियाबाद में ही उतार देना चाहता था। इसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट। हम लोग गाड़ी में बैठे थे, ये पास ले लिए। पंजाब से लाकर के जहाँ पे रहने वाले हैं, जहाँ के लिए लेकर चलो वहाँ छोड़ोगे तो सड़क पे बीच में नहीं छोड़ोगे तो कैसे बताएंगे। अलग अलग राज्यों के बीच टकराव की मजबूरियां देखिए। ये ड्राइवर भी पंजाब से आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस के मालिक हैं, लेकिन इन्हें कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ दें, ऐसा ही कहा गया आपसे। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनसे ये कहा गया था कि आपको आपके जिलों तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बीच में परिस्थिति ये कि ये बीच सड़क पर गाजियाबाद में उन्हें उतारने की कोशिश। अब पुलिस की बीच बचाव के बाद ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि इन्हें अपनी अपनी जगहों पर, सर अपनी जगहों पर ले जाने के लिए अपनी जगहों पे भेजा जा रहा है, उनको वापस भेजना जहाँ इनके जिले हैं वहीं भेजा जाएगा। लेकिन ये मतलब पंजाब से भेज दिया गया कि यूपी के बॉर्डर पे? अब हमें तो जानकारी नहीं है इस चीज की, तो ये लोग बता रहे हैं। लेकिन आपने सब लोगों को बिल्कुल उनके साथ ही भिजवाएंगे। तो जिस तरह से लंबा यहाँ पर पूरा कंफ्यूजन चला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गाजियाबाद में जब पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर हुई है, उसके बाद सभी बसों में लोगों को डाल दिया गया है और सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि घर पहुंच जाए। सबको लग रहा है सब एक जिले के हैं इसमें या अलग अलग जिले के? अलग अलग जिले का है। हम लोग कुशीनगर जिले का है। 1250 रुपये लिया है, मार मार के बैठाया है, कहा है कि आपके जिले में हम पहुंचाएंगे। और यहाँ पे परमिशन चुपके से ले लिया है, कह रहा है कि हम बॉर्डर पे छोड़ के चले आएंगे। हम लोग घर के साथ यही हुआ है। खुद आदेश दिए थे कि हम आपको आपके जिले में पहुँचाऊंगा। पंजाब से डीएम वहाँ के पंजाब के डीएम साहब यहाँ पे बॉर्डर पे छोड़, यहाँ पे बॉर्डर पे लेके छोड़ रहे हैं। सबका यही कहानी? हाँ यही है। 1200 लिया सबका ही कहानी है, सबके साथ ऐसे ही किया है। नहीं, हम अपने जो नेक्स्ट जनपद होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे कि इनको कहीं बीच में न छोड़ने दे, आगे तक बढ़ाए इनको जहाँ तक इनको जाना है। तो यूपी पुलिस इस तरह से इंश्योर कर रही है कि अगर आ गए हैं अपने मजदूर तो वो घरों तक, बिल्कुल घरों तक जाए। कई दफा क्या होता है कि कुछ आंसू बहते हुए भी हम देखते हैं इनकी दशा पर, लेकिन अगर सिर्फ एक प्रदेश से निकाल देना समाधान हो तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गाजियाबाद, आज तक। और पालघर मॉब लिंचिंग मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मारे गए साधुओं के वकील के सहयोगी दिग्विजय त्रिवेदी की एक सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि मौत हो गई। यह हादसा कल मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। आपको याद होगा पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो गई थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को इस मामले में पकड़ा था और अब बताया जा रहा है कि इस मामले से जुड़े एक वकील की सड़क हादसे में मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।